नमस्ते बच्चों। आज हम परवर्ती हिंदी कवियों पर केशवदास का क्या प्रभाव था, इस पर विचार करेंगे। केशव के इस प्रभाव को आचार्य, प्रबंधकार और मुक्तककार तीन इन रूपों में आकलित किया जा सकता है। ये तीनों रूप केशव के काव्य में एक दूसरे से सर्वथा असंपृक्त नहीं है, वरन एक दूसरे में इस प्रकार समाहित है कि उन्हें सहज या अलग करना संभव नहीं है। उनका आचार्यत्व रीतिकार के रूप में तो प्रमुख है ही, एक वेद शास्त्रज्ञ पौराणिक पंडित की तरह भी सामने आता है, जो रीति ग्रंथों तक सीमित नहीं है। प्रबंधों में छंद बाहुल्य के कारण मुक्तक शैली का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। इसी प्रकार अनेक मुक्तक ऐसे रचे गए हैं जो कथा गर्भित होने के कारण अपने में प्रबंधात्मकता का गुण भी रखते हैं। परवर्ती काल में भी अनेक काव्य आचार्यों ने मुक्तक शैली और प्रबंध शैली के बीच यह संरचनात्मक अंतर संबंध बनाए रखा। इन शैलियों का स्वच्छ एवं स्वतंत्र प्रयोग भी विकसित हुआ, परंतु पांडित्य प्रदर्शन का आत्यंतिक निषेध रीति परंपरा के कवियों में संभव न हो सका। इसका बहुत कुछ श्रेय केशवदास जी को है, क्योंकि वे पहले हिंदी कवि हैं जिन्होंने संस्कृत के रस अलंकारमयी काव्य शास्त्रीय परंपरा को पूरी निष्ठा और मनोयोग के साथ सगर्व आत्मसात किया तथा जहू ऋषि की तरह अपनी में ही न सहेज कर भगीरथ के समान सबके लिए सुलभ कर दिया। उन्हीं के शब्दों में कहा जाए तो यह भगीरथ पथगामी गंगा कैसो जल है। आचार्य रूप में उनका प्रभाव इस प्रकार परिलक्षित होता है जैसा केशव को अभिष्ट था। कवि प्रिया और रसिक प्रिया दोनों रीतिपूर्वक कृतियाँ वस्तुतः कवियों एवं काव्य रसिकों का कष्टहार बन गई और शताब्दियों तक हिंदी कवियों ने उनसे प्रेरणा ग्रहण की। रीति परंपरा के कवियों ने काव्यादर्श में विचार भेद भले ही प्रकट किया हो, परंतु रीति ग्रंथों के रचनाक्रम में उनको एक कीर्तिमान के रूप में सदा प्रेरक एवं अनुकरणीय माना है। उनसे असहमत होना भी उनकी प्रेरणा का ही एक रूप रहा है। अलंकार शास्त्र और नायिका भेद एवं नक्षिक वर्णन इन्हीं दो किनारों से बंधकर हिंदी रीति काव्यधारा शताब्दियों तक सवेग प्रवाहित हुई है। शास्त्र और श्रृंगार एवं वीर रस का शैलीबद्ध अनुसरण राजा श्रित काव्य का स्वभाव रहा है। भक्ति और नीति का भी उसमें कालांतर में समावेश होता गया। जहाँ तक हिंदी का संदर्भ है, केशव के समकालीन रहीम में यह सभी तत्व न्यूनाधिक मात्रा में विद्यमान हैं, परंतु काव्याचार्य के रूप में केशव की प्रतिष्ठा उनसे कहीं अधिक प्रौढ़ और विशिष्ट है, क्योंकि उन्होंने रहीम की तरह केवल उदाहरणों तक अपने को सीमित नहीं रखा, जैसा नगर शोभा और बरवे नायिका भेद में मिलता है, वरन लक्षण उदाहरण की सुसमृद्ध रचना विधि का हिंदी में पूरी तेजस्विता और आत्मविश्वास के साथ सूत्रपात किया। साथ ही यह भी सिद्ध कर दिया कि इस परंपरा का श्रेय अकबरी दरबार के गंग और नरहरि जैसे चारण वृत्ति वाले राज्य प्रशंसक कवियों को न होकर देश के स्वाभिमानी प्रतिपक्षी राजा इंद्रजीत के दरबार में स्थित तथा राजगुरु एवं राजकवि दोनों के सम्मिलित गौरव के साथ संपूज्य एवं सुप्रतिष्ठित केशवदास को है। केशव की कोटि का कोई कवि मुगल दरबार को कभी सुलभ न हो सका। इसके सुपुष्ट सांस्कृतिक कारण हैं। सूर तुलसी जैसे भक्त कवि दरबारदारी के अधिक महत्व देने वाले प्रलोभन से सर्वथा विरत थे ही। अरबी फारसी भाषा को भारतीय भाषाओं के अपेक्षा अधिक महत्व देने वाले मुगल दरबार में रीति कवि को भी कोई विशेष आकर्षण प्रतीत नहीं हुआ, क्योंकि उसका संकल्प भी संस्कृत और फारसी के समकक्ष भाषा काव्य के गौरव के साथ प्रतिष्ठित करना था। यह कार्य आयातित संस्कृति से अनुप्राणित राज दरबारों में ही संभव था। फलतः उन्हीं में रीति काव्य विशेष रूप से पनपा। जहाँ तक शास्त्र निरूपण का प्रश्न है, केशव ने रस, अलंकार, नायिका भेद,
नक्षिक, पिंगल तथा काव्य के गुण दोष आदि अन्य तत्वों का समावेश अपने ग्रंथों में व्यवस्थित रीति से किया है। परवर्ती आचार्यों को उससे अवगत होने में गौरव का अनुभव हुआ है और जहाँ वे सहमत हुए उन्होंने अनुकरण भी किया है। मतभेद होते हुए भी किसी ने खुलकर उनका विरोध करने का साहस नहीं किया। उपेक्षा की तो बात ही नहीं उठती। प्राय सभी मान्य आचार्य उनके कृतित्व से अवगत प्रतीत होते हैं। कुछ ने तो उनका नामोल्लेख भी किया है। केशव सर्वांग निरूपक आचार्य न हो तो भी वह विदिधांग निरूपक आचार्य तो है ही। उन्होंने केवल नवरस निरूपक आचार्य समझना उचित नहीं है। काव्य के संबंध में केशव की कुछ प्रमुख मान्यताएं हैं। सरसता काव्य का एक प्रधान गुण है। रसिक प्रिया में बिनु बानी न रसाल तथा कीजे सरस कवित्र और कवि प्रिया में सुबर्ण सरस सुव्रत कहकर उन्होंने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है। श्रृंगार रस सब रसों से श्रेष्ठ और उनका नायक है। नवहु रस को भाव बहु तिनकी भिन्न विचार, सबको केशव दास हरि नायक है श्रृंगार, ऐसा उन्होंने रसिक प्रिया में कहा है। नित्य सेव्य श्री कृष्ण का चरित स्वरूप नव रसमय है, ऐसा कवि केशवदास मानते थे। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, कही केशव सेवहु रसिक जन नव रसमय ब्रजराज नित। कविता सर्वथा दोष रहित होना श्रेष्ठकर है। इस बात को पुष्ट करने के लिए उनका कविप्रिया से उदाहरण देखा जा सकता है। राजत रंच ने दोष जुत कविता वनिता मित्र, बुदक हाला हाल होत जो गंगा घट अपवित्र। कविता स्त्री और गंगा जल से भरे कलश के समान पवित्र होते हुए भी सदोष होने पर अपवित्र हो जाती है। दूषण सहित कवित्व कृतघ्नि प्रभु की तरह असेव्य है। अलंकार कविता का सर्वोपरि शोभाकारक धर्म है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सुरस सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता में। सौंदर्य वर्धन की दृष्टि से अलंकारों का महत्व कविता में जाति लक्षण वर्ण विन्यास रस छंद इत्यादि सबसे अधिक है। यह अलंकार दो प्रकार के होते हैं, सामान्य अलंकार और विशिष्ट अलंकार। इस प्रकार केशव की हम इन पांच मान्यताओं को काव्य के संबंध में देखते हैं। धन्यवाद।